नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया में अलग अलग तरह की जंग चल रही है। देश में जंग चल रही है, राजनीतिक जंग। 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, वहां पर विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल जो सबसे गर्म चुनाव, उसकी गर्मा गर्मी राजनीतिक गहमा गहमी लगातार चल रही है। जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो बंगाल में धरना देकर पूरा जमकर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी लगातार ताल ठोक रही हैं और उधर दुनिया में ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच जो जंग चल रही है, उसमें एक बड़ा चेंज कह लीजिए, टर्न कह लीजिए, ट्विस्ट कह लीजिए, वो आ गया पाकिस्तान। अभी तक ये हो रहा था कि भारत जो है दुनिया भर में एक मध्यस्थ की भूमिका में रह सकता है, दुनिया में जंग को रुकवाने के लिए, शांति के लिए। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं कि ये समय जो है युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। दुनिया के बहुत सारे देशों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं तमाम तरीके के जो दुनिया के झगड़े हैं उनको निपटाने में। लेकिन यहाँ जब ईरान, इराक और इसराइल के बीच, माफ कीजिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान कहीं से मध्यस्थ की भूमिका में आ गया। पहले कहा गया कि वो पोस्टमैन है, किसी ने कहा कि वो जबरदस्ती वहां पर चिपके हुए, लेकिन अब वो मध्यस्थ की भूमिका में मोटे तौर पर दिखाई दे रही। तो इस सब का मायने क्या है? क्या इससे कोई जंग रुक जाएगी? क्या पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी? और भारत कहीं कोई चूक कर गया है या भारत की अपनी कोई रणनीति है? इस सब पर चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय और देश की राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गंभीर नजर रखने वाले, गंभीर समझ रखने वाले हमारे मित्र आशुतोष जी के साथ अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी को आप जानते हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर है और देश दुनिया की राजनीति में बड़ी सटीक टिप्पणी करते हैं। ज्यादातर लोग मुझसे त्रस्त रहते हैं, वो मुझसे त्रस्त रहते हैं। आप मेरी मस्ती में खलल डालते रहते हैं, इसीलिए त्रस्त करते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा वो मुझसे त्रस्त रहते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ठीक है, दुनिया जिससे त्रस्त रहे वो आदमी किसी एक से त्रस्त रहे। जी। तो सर क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया ये बीच में? मैं आज सुबह एक अखबार देख रहा था, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हिंदी अखबार, और उस अखबार में जो हेडलाइन थी कि पाकिस्तान बुरा फंसा, अमेरिका ने कहा कि इसने गफलत पैदा की। ये हमारे बदलते हिंदुस्तान का आईना है और हमारी बदलती पत्रकारिता का आईना है। मतलब मैं अगर उस अखबार का संपादक होता तो जिसने भी वो हेडलाइन लगाई है, मैं उनसे बुला के पूछता कि आपने अपने मन के फ्रस्ट्रेशन को, अपने पूर्वाग्रह को अखबार के हेडलाइन में चिपका दिया है, या आपने वाकई में खबरों को देख के, समझ के, बूझ के आपने किया है। ये जो हेडलाइन थी अखबार की, मैं जानबूझ के अखबार का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप उन अखबारों को पढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी 4 कॉलम की हेडलाइन है उसमें। दरअसल हो क्या रहा है कि हम सब लोग, हमारे बीच का एक बहुत बड़ा तबका, वो दरअसल पाकिस्तान को लेके इतना डिल्यूजनल हो गया है और इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है कि वो चीजों को देखना ही नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम हो गई है। आज की तारीख में हकीकत क्या है? 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछले कई दशकों की सबसे बड़े संकट के बीच में पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तस्वीर वो है। दूसरे, पिछले 12 सालों से इस देश को लगातार ये समझाया गया कि इंडिया हैज अराइव्ड, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, और बिना इस नया भारत के ना तो यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हो सकता है, ना ही युद्ध विराम हो सकता है। दुनिया के हर संकट में भारत की भूमिका होती, ये हमको समझा दिया गया जी। और हमारे बीच में पढ़े लिखे लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया। अब उनको, उनके सामने जब सच्चाई सामने आ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में भारत सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तो उनको ये बात पच ही नहीं रही है। और मैं रोज इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी देखता हूं और कुछ अखबारों के में भी देखने की कोशिश करता हूं, कुछ पॉडकास्ट में भी मैं देखने की कोशिश करता हूं कि वो लगातार पाकिस्तान को लेके अपनी खिसियाहट निकाल रहे, अपनी खीज निकाल रहे। जैसा लगता है उनका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो गया। सर है क्या, हकीकत क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा तो साफ तौर पर मानना यह है कि
इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। हम भारत के लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, यह अलग तरीके का प्रश्न है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े संकट में पिवट की भूमिका में है। वो अकेला नहीं है, वो इसमें तुर्की है, ओमान है, कतर है, कुछ हद तक इसमें इजिप्ट है और पीछे से चाइना है। ये 7-8 देश है, लेकिन इन 7-8 देशों के बीच में और ईरान और ट्रंप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करने का काम है या मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम है, वो पाकिस्तान निभा रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में बहुत कायदे से कैलिब्रेट किया है, उसको कैलिब्रेट किया है। और जो तलवार पे की धार पर चलने का जो एक सऊर उसने सीखा है। हमारी मजबूरी, जैसे कि आप देखिए कि वो एक साथ चीन का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है और अमेरिका का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है, जबकि चीन और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वो ईरान के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है और अमेरिका के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है, वो जबकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इजराइल जरूर उनको नापसंद करता है, ये एक सच्चाई है। और इजराइल इसलिए नापसंद करता है और पाकिस्तान इसलिए इजराइल के करीब नहीं जा सकता है क्योंकि इजराइल एक ज्यूज स्टेट है और वो जो 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 ज्यूज स्टेट और मुसलमानों के बीच का जो झगड़ा है वो चलता रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ है कि पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जो उन्होंने फंडामेंटल क्या किया, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी, पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने ईरान पर हमले की निंदा की, भारत ने निंदा नहीं की। ये एक जो बुनियादी फर्क है, ये हमको समझना चाहिए और यहीं से भारत की भूमिका इस संकट के अंदर बाहर हो जाती है। हम शायद इस मुगालते में थे कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल विजयी होकर लौटे निकलेंगे और ईरान पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा। हमारा ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से बेकार साबित हुआ और ये कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को था। ये कैलकुलेशन खुद नेतन्याहू को भी था, यही कैलकुलेशन खुद ट्रंप को भी था। तो हो सकता है अमेरिकन और इजरायलीज ने भारत को ये इनपुट दिया हो कि ये तो 3-4 दिन के अंदर निपट जाएगा और हम विजयी होकर निकलेंगे और आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम फिर बल्ले बल्ले करेंगे। पाकिस्तान इस बारीकी को शायद हमसे बेहतर समझ रहा था, ये हमको समझना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप, जिससे आसिम मुनीर की बहुत अच्छी जान पहचान है, और ईरान जो आसिम मुनीर का जो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उससे भी उनकी अच्छी पैठ है। तो अमेरिकन को लगा कि अगर ईरान के साथ अगर कोई आदमी मीडिएट कर सकता है या संदेश वाहक बन सकता है तो पाकिस्तान बन सकता है। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो इस साफ तौर पे कहते हैं कि अंत में ट्रंप डेस्परेट हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ही राजनीतिक तौर पर उनका और उनकी पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए बेहतर इससे निकल जाया जाए। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने डेस्परेटली पाकिस्तान को संपर्क किया, पाकिस्तान के माध्यम से ईरानियंस को समझाने की कोशिश की गई कि आप उनको समझाओ कि अभी आप हम युद्ध को खत्म करते हैं या किसी युद्ध विराम पर पहुंचते हैं। ये वहां की फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये रिपोर्ट कर रहा। ये अमेरिकन अखबार है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई प्रोपेगेंडा है। और चूंकि पाकिस्तान की ईरान के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने वो भूमिका निभाई और समझाने की दोनों तरफ कोशिश की गई। ईरान इस बात को लेकर बहुत स्केप्टिकल था। अब बाद में चूंकि पाकिस्तान के चीन से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो अब पाकिस्तान ने यह समझा कि ईरान और चीन आज की तारीख में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान का सारा एक्सपोर्ट जो था वो चीन जाता है, सारा जो उनका ऑयल है वो भी चीन जाता है। तो अगर चीन दबाव डालेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री इशाक डार, वो उड़ के चाइना गए, वहां जाके उन्होंने चीनियों से बात की और फिर चीन ने ईरान के लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई इस पूरे मामले में आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप युद्ध विराम कर देंगे। तो ये पूरी भूमिका पाकिस्तान की थी, यानी पाकिस्तान एक पिवट के तौर पर इसमें है। अब हम उसको दलाल कहें,
और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करे, तो ये तो खैर मेरी समझ में नहीं आता। हम बेसिकली अपनी खींच नहीं पा रहे। तो हमारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़े संकट में मीडिएशन की भूमिका कर रहा है और हम जो अपने आप को विश्व गुरु मान रहे थे, हम कहीं नहीं है। तो मेरा समझना चाहता हूं आपसे जी कि जो जी ट्रम्प साहब ने पहले, मतलब थोड़ा सा पहले चला कि जिस तरह से आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, आर्मी चीफ को, उस समय तो वो आर्मी चीफ ही थे, मतलब अब भी आर्मी चीफ ही है, सेना के प्रमुख है, जनरल है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि राष्ट्राध्यक्ष किसी सेना प्रमुख के साथ लंच करे रात को, अभी व्हाइट हाउस में। तो क्या वहां से ये तार चलते हुए आ रहे हैं कि मतलब अमेरिका की नजर में था कि किस तरह से ये काम किया जाए? पहले हम लोग जो हमारे यहाँ एक विचार कहे, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, ये नैरेटिव चलता रहा कि पाकिस्तान तो उनका पिछलग्गू है अमेरिका का, वो उसके लिए जो भी इस्तेमाल करेगा वो करेगा। फिर ईरान के साथ के रिश्ते बहुत अभी कुछ नाराजगी चल रही है, सऊदी अरब के साथ जिस तरह से उन्होंने किया है, यूएई के साथ हुआ है। फिर नेतन्याहू और जो गजा का जो मसला हुआ उसमें भी इस्लामिक देश पाकिस्तान से नाराज है। और भारत एक मध्यस्थ की भूमिका में, कुछ राष्ट्राध्यक्ष मेरे ख्याल से फ्रांस में मैक्रोन ने और कुछ और लोगों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री इसमें मध्यस्थ हो सकते। तो ये ट्रेन कहाँ पर मिस हुई है, मेरे को ये समझाइए कि नहीं, ट्रेन इसलिए मिस हुई है, इसके दो बड़े कारण है। पहला मिस ये हुआ है कि हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स, हमारी जो विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो हमारी विदेश नीति को डिक्टेट कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी विदेश नीति में जो एक इस्लामोफोबिया है, या जो इस्लाम को लेके एक सोच है, वो सोच बहुत बड़ा अपने आप में एक जिसे कहते हैं इम्पेडिमेंट है, एक बहुत बड़ी बाधा है। और ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, ये स्वाभाविक तौर पर जुडाइज्म से जाके मिलती है, इजराइल से जाके मिलती है, और स्वाभाविक तौर पर ये जो ट्रंप की अपनी क्रिश्चियनिटी की विचारधारा उससे जाके मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदुत्व, राइट विंग क्रिश्चियनिटी एंड द राइट विंग जुडाइज्म, ये एक एक्सिस बन सकते हैं इस्लाम के खिलाफ। और यही इसी सोच के तहत हम लगातार मोदी जी के आने के बाद से हम इजराइल के बहुत करीब थे। दूसरी बात क्या है कि हम इस्तेमाल किया जा सकता था ना, भारत का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम भरोसा करते हैं। मैं उसी पे दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी है, आरएसएस है, इसको इजराइल को लेके एक जबरदस्त वो है, ऑब्सेशन है कि देखो इजराइल कैसे आतंकवाद से लड़ता है, मुसलमान देशों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी वो इनसे लड़ रहा है, उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद कितनी मजबूत है, उनका एयरफोर्स कितना मजबूत है। तो वो उसको लेके वो बहुत ऑब्सेस्ड है, और उसको लेके उनके मन में रहता है कि भारत को भी ऐसा ही होना चाहिए, भारत को भी इस्लामिक फोर्सेस अगर लड़ना है तो उसी ढर्रे पे चलना चाहिए। ये उनकी सोच है। दिक्कत इसमें क्या होती है? दिक्कत इस बात को लेके होती है कि उनको ये इस बात को भूल जाते हैं कि दरअसल इजराइल की पूरी ताकत अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका उनसे हाथ खींच लेगा, उस दिन इजराइल कुछ भी नहीं रहेगा। 90 लाख लोगों का देश है, जाहिर सी बात है वो 9 करोड़ लोगों का सामना तो नहीं कर सकता उस तरीके से, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, अगर फाइनेंसेस ना हो, अगर आर्मामेंट्स ना हो, और इंटेलिजेंस की जो सपोर्ट है वो उसके पास ना हो। तो हम इस बात को नहीं समझ रहे थे। हमारी जो विदेश नीति होनी चाहिए वो किसी भी विचारधारा से ऊपर उठ के होनी चाहिए। मैं बार बार इसको कहता रहता हूं, क्योंकि हम ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमेशा से रही, दोस्ती अच्छी रही। इजराइल के साथ हमारी दोस्ती थी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, और हम ट्रंप के भी करीब माने जाते थे एक जमाने में, और हमने बल्कि अपनी पूरी विदेश नीति ट्रंप के बास्केट में डाल दी। तो हिंदुस्तान आइडियली प्लेस्ड था इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का, आइडियली प्लेस्ड था। मैं बार बार इसको कहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी है। हमको कोई ये नहीं कह सकता कि हम ईरान के पक्ष में झुके हुए हैं, इजराइल के पक्ष में झुके हुए हैं। अगर हमने जिस वक्त पहला जो ब्लंडर हमने किया वो ये किया कि युद्ध के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इजराइल चले गए, उसने, और उसके 2 दिन के बाद हमला हो गया, तो निश्चित तौर पर जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, या फिर कम से कम ईरान ने, ये उनके दिमाग में चला गया कि देखिए जरूर इनके बीच में कोई साठगांठ है, तभी तो 2 दिन पहले वो युद्ध में चले गए, और उनके जाने के बाद युद्ध हो गया। क्या ऐसा तो नहीं इन्होंने उकसा दिया? ये एक सोच होती है, एक इंसान की भी सोच होती है और समाज की भी सोच होती है। दूसरी बात, जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, आपने कोई शोक संदेश नहीं दिया, बल्कि मेरी जानकारी के हिसाब से यह कि तमाम जो भारत के जो एम्बेसीज थे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या हमको शोक संवेदना प्रकट करनी है, उनके यहाँ जाके उनकी डायरी में लिखना है या नहीं लिखना है। तो यहाँ से साफ तौर पर मना हो गया। उसके बाद जब देश के अंदर दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव गए और जाके उन्होंने कहा, उसमें भी उन्होंने खामनेई साहब का नाम नहीं लिखा, डिमाइस शब्द का इस्तेमाल किया।
फिर उनके जो स्कूल पर हमला हुआ जिसमें लगभग 165 बच्चियों का कत्ल, उस पर भी आप चुप रहे। उनका जो नौसैनिक बेड़ा था जो हमारे साथ अभ्यास करने आया था, वापस जा रहा था, उसको डुबो दिया, उस पर भी आप चुप रहे। और फिर आप इस बात को इग्नोर कर गए कि दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, ईरान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया है, ईरान एग्रेसर कंट्री नहीं है, ईरान पे हमला किया गया है। तो इन चार चीजों को मिला के जो भारत ने स्टैंड लिया, और उसके बाद आखिरी जो जिसे कहते हैं नेल इन द कॉफिन था कि जब आपने ईरान ने जब मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर हमला किया तो आपने उनके राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को फोन करके कहा कि ये कंडेम किया गया। जब बात है निंदा की हमले की, यानी ईरान की आपने निंदा की, लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो आपने उसकी निंदा नहीं की। तो इन पांचों चीजों को अगर मिला दिए तो उसमें भारत की भूमिका एक पक्षधर की भूमिका हो गई। और जब आप पक्षधर की भूमिका में आ गए तो जाहिर सी बात है ईरान आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। यह एक बड़ा कारण था जो हमारे विदेश नीति का ब्लंडर है। और मैं बार बार इसको कहता हूं कि हमारी विदेश नीति को चौपट करने में जो ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन है उनका सबसे बड़ा हाथ है। आप और मैं इस बात को आज नहीं कह रहा हूं, जब भारत ने एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर किया उस वक्त भी आप देखिए भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया के देशों को भेजा डेलीगेशन समझाने के लिए पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आतंकवादी देश है, आपकी बात को किसी ने नहीं माना। आज की तारीख में अगर आपकी बात को माने होते तो पाकिस्तान का यह हश्र नहीं होता। पाकिस्तान इसका मतलब जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है इसका मतलब दुनिया के तमाम बड़े देश पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मानते, यानी वो भारत की राय से पाकिस्तान के प्रति जो राय है उससे सहमत नहीं है। यह भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है, लेकिन इसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। फिर क्या, चूंकि प्रोपेगेंडा नैरेटिव इस देश के अंदर 2014 के बाद से इतना ज्यादा ये है सर कि एक इसी पे ईरान से जुड़ा हुआ एक नैरेटिव ये भी है कि आपने जो बातें कही वो सही भी है, लेकिन ईरान ने कोई ऐसे रेस्पॉन्ड नहीं किया कि वो हिंदुस्तान से नाराज है। मान लो तेल भेजना हो, हमारे शिप्स भेजने हो, टैंकर्स भेजने हो, एलपीजी भेजना हो, उसमें ईरान ने हमारी मदद ही की है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना बंद था उसके बाद भी भारत के कुछ टैंकर्स, हो सकता है सारे नहीं निकले, कुछ 20-22 थे, कुछ निकले कुछ नहीं निकले, लेकिन ईरान ने उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया जिससे ये लगे कि ईरान भारत से नाराज है। क्या ऐसा? देखिए ये भी एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव बताने की कोशिश बार बार की जा रही थी। हमारे टैंकर्स आ रहे, कितने टैंकर्स आए आप पूछ लीजिए जरा इनसे भाई, उसका प्रोपोर्शन आपको देखना पड़ेगा ना भाई। पाकिस्तान के अगर 4 टैंकर आ रहे थे और अगर 2 आ गए तो 50% हो गया। हमारे अगर वहां 38 फंसे हुए हैं और अगर 8 आ गए तो कितने परसेंट हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो लोग ईरान को समझते हैं, ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसके काम करने का तरीका और दूसरे जो अपस्टार्ट कंट्रीज उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो इस बात को समझते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है वो इस बात को जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई लॉन्ग टर्म ना तो शत्रु होता है ना कोई लॉन्ग टर्म मित्र होता है। तो किसी भी घटनाक्रम पे आप बहुत औचक होके कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो उन्होंने बहुत संभल के हमको प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा भारत के लोगों के हित के लिए हमने कहा। उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कोई एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। और ये सच्चाई है कि सब जानते हैं कि दरअसल देखिए दुनिया में ये बात छिपी नहीं हुई कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है वो एक हिंदुत्ववादी सरकार है, और वो इस हिंदुत्ववादी सरकार की जो 2014 के पहले की जो सेकुलरवादी सरकारें थी उससे उसको अलग करके देखते हैं। और उन सब लोगों को ये लगता है कि ये अलग दृष्टि से देखने वाली सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत वही सोच रहा है जो दरअसल मोदी सरकार सोच रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है जिसको हमें समझना चाहिए, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि वो अगर जो समझदार देश होते हैं वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इनके जो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हैरानी होगी कि अली लारीजानी जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे और खामने की मृत्यु के बाद दरअसल वो सरकार चला रहे थे एक तरीके से, वो फिलॉसफी के स्टूडेंट थे। और जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट जिनको बहुत टफ फिलोसोफर माना जाता है, उस पर उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। आज की तारीख में भी दुनिया में ईरानियंस का जो आईक्यू है उसमें वो नंबर 4 नंबर पे माने जाते हैं। उनके जो विद्वान प्रोफेसर बहुत इसको तो मैं तो बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था उसका। हमने नैरेटिव बनाने की, चलिए मान लीजिए ईरान हमसे नाराज नहीं था, बुनियादी सवाल तो यह है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा और हम नहीं कर रहे, क्यों? जी, दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है। इससे पहले एक सवाल में ये जरूर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी से हमने शुरू की चर्चा, लेकिन जब आपने ईरान की सिविलाइजेशनल कंट्री की बात की
तो एक तो जो मौजूदा व्यवस्था है वो ये कहती है कि इसको बार बार ये सिविलाइजेशनल कंट्री के तौर पे मत देखिए। जो ईरानियन कल्चर है, फारसी जो कल्चर है, पर्शियन जो कल्चर है, वो 3000 साल की वो, और ये जो इस्लामिक रिजीम है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये इस्लामिक रिजीम 50 साल का, 40 साल का जो है वो है, इसलिए इसको सिविलाइजेशनल कंट्री के तौर पर मत दिखाइए, ये भ्रम मत फैलाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो सिविलाइजेशनल कंट्री आज इस्लामिक है, जिसे आप पढ़े लिखे कह रहे हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का क्या फायदा है कि वो देश में महिलाओं को आजादी नहीं दे रहा, महिलाओं के खिलाफ, मतलब वहां पर पूरे देश में उसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी। अगर जंग नहीं होती तो शायद उससे सत्ता परिवर्तन होता या नहीं होता, लेकिन वो लोग सड़कों पर थे। तो उनका कहना कि जो आज सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं हिंदुस्तान में, वो यहाँ तो हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ते हैं महिलाओं के लिए, और ईरान में ये बात कर रहे हैं कि नहीं वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये कंट्राडिक्शन या पैराडॉक्स है। ये जो सो कॉल्ड शब्द है ना, प्रोग्रेसिव लोग, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि सो कॉल्ड है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि ईरान में और हिंदुस्तान में दोनों जगह महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनका सर्टिफिकेट क्यों मांगे जिन्होंने, जो 100 साल के इतिहास में एक भी महिला को आज तक अपना स्वयंसेवक नहीं बना पाए? हम उनकी बात को क्यों माने? हम उनकी बात को क्यों माने जिनका कोई भी महिला आज तक अध्यक्ष नहीं हुआ? उनकी बात को क्यों माने भाई? और जिनको जीन्स पहनने पे जिनके मुख्यमंत्रियों को आपत्ति हो जाती है, तो उनका रुख और इनका रुख में कोई जमीन, कोई फर्क है क्या? आज आप एलजीबीटी के खिलाफ जिस तरीके का कानून लेकर आए हैं, इसका तो साफ मतलब है कि सबसे ज्यादा रिग्रेसिव अगर कोई है तो हमारे देश के हुक्मरान हैं, और जो उसको विचारधारा है कि आपको एलजीबीटी की समस्या समझ में नहीं आती, तो इनमें और उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क सिर्फ इतना सा है, उनके साथ खड़े, इनके साथ नहीं खड़े ना। नहीं, मैं सवाल उनके साथ खड़े होने का नहीं है, सवाल जो वस्तुगत स्थिति है उसके विश्लेषण का है। जो जब हम ये जो भाजपाइयों की एक आदत है ना कि आप बोलिए तुरान तो बोले तुरान नहीं, ईरान पे बात करिए, जब बोले ईरान तो बोले तुरान पे बात करिए। अरे भाई, इसका उससे क्या लेना देना? आप अगर ईरान आज की तारीख में पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है कि उसने अमेरिका और इजराइल के दोहरे संकट का जम के सामना किया, ये तो सच्चाई है ना। इससे क्या लेना देना कि वहां की महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा? जब महिलाओं के बारे में बातचीत होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो अगर ईरान सिविलाइजेशन कंट्री नहीं है तो फिर भारत सिविलाइजेशन कंट्री कैसे हो गया? और ये अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे मिल जाएगा? ये जिस हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, ये तो हिंदुइज्म नहीं है, ये तो गांधी का हिंदू नहीं है, ये तो विवेकानंद का हिंदू नहीं है, ये तो स्वामी अरविंदो का हिंदू धर्म नहीं है, ये तो हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, वेद, उपनिषद, कबीर, रहीम, तुलसी का हिंदुइज्म नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम सिविलाइजेशन कंट्री नहीं? यही तो आपने इतने नाम ले दिए, तो हिंदुइज्म की तो खासियत ये है ना कि सबका अपना हिंदुइज्म है। नहीं, हिंदुइज्म में कहीं भी नफरत नहीं। आप देख लीजिए, आप किसी को भी पढ़ लीजिए, ये नफरत और नफरत सिर्फ ये आरएसएस और हिंदुत्ववादियों का कॉपीराइट है। आपको कबीर में नफरत नहीं मिलेगा, आपको तुलसीदास में नफरत नहीं मिलेगा, आपको वेद में नहीं मिलेगा, उपनिषद में नहीं मिलेगा, आपको शंकराचार्य में नहीं मिलेगा, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, कहीं आपको नहीं मिलेगा नफरत। एक लफ्ज नफरत का नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आरएसएस के पूरे टेक्स्ट को उठा के देखेंगे, उसमें नफरत के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं साफ कहता हूं, और ये डिफाइनिंग लाइन इनकी। तो ये हिंदू धर्म के वाहक नहीं हो सकते। ये प्रिटेंड करते रहे ड्रामा। मैंने तो अभी हाल में 2 दिन पहले मैं सावरकर पर एक नई किताब पढ़ रहा हूं, जो सावरकर के एसेज, पोएट्रीज और उनके लेखन पर है, और उसमें जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आपको मैं दिखाऊंगा तो आप हैरत रह जाएंगे। तो वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू धर्म नहीं, वो हिंदुत्व है। चलिए मैं उस डिबेट में, तो ये जो डिबेट है अपने आप में फार्सिकल डिबेट, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम आज ईरान के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध हुआ, उस युद्ध में अपने आप को उसने खड़ा किया और अमेरिका के सामने झुका नहीं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, विश्वबंधु, विश्वमित्र कहते हैं, वो ट्रंप के 70 से ज्यादा अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और हमने एक लफ्ज नहीं बोला, नॉट अ वर्ड। तो हमारा स्व कहां है? हमारा जो भारत का स्व कहां है? हमारी ईगो कहां है? हमारी ह्यूब्रिस कहां है? हमारा स्वाभिमान कहां है? कम से कम ईरानियन ने वो ताकत तो दिखाई कि हम नहीं झुकेंगे आपके सामने, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं झुकेंगे। और उन्होंने अमेरिका को झुकाया। अगर हम इसकी तारीफ नहीं करना चाहते तो बात अलग है। हाँ, अब जब इस पे बातचीत होगी कि भाई ईरान की जो सरकार है
वो कितनी रिप्रेसिव सरकार है, बिल्कुल रिप्रेसिव सरकार है। महिलाओं को आजादी नहीं देती, बिल्कुल आजादी नहीं देती। लेकिन यह कहने का अधिकार हिंदुत्ववादियों को नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। यह उनको अधिकार नहीं है। जो कुछ भारत के जो संविधान के अंतर्गत जितनी संस्थाएं हैं, जिनका जिस तरीके से मजाक बना के रखा गया है, उसमें जिन लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं और जो किस निर्लज्जता के साथ बातें कर रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं है। प्रेस फ्रीडम पर इस सरकार को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को बात करने का अधिकार नहीं है। हम तो लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह अमेरिकी अखबार देख रहे थे कि युद्ध के दौरान भी जिस तरीके से वहां के अखबार नवीस अपनी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लगातार उनके खिलाफ लिख रहे थे, लगातार उनको बता रहे थे कि ट्रंप किस तरीके से किस तरीके से पूरे अमेरिका को बर्बाद करने में तुला हुआ है, क्यों नहीं इसको हटा देना चाहिए। ये जर्नलिज्म हमारे यहां हमारे कहते हैं आप तो देश के खिलाफ है, आप तो आर्मी के खिलाफ है। तो क्या अमेरिका में जो तमाम मीडिया वाले जो लगातार युद्ध के दौरान उसकी आलोचना कर रहे थे, क्या वो अमेरिका के खिलाफ थे? वो दरअसल असली अमेरिकन हैं। हम लोग जो भारत सरकार के आलोचक माने जाते हैं, जब हम लोग असली भारतीय हैं, ये लोग नकली हैं। इनको समझना चाहिए कि आपको कॉपीराइट नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये जो पूरी डिबेट खड़ी की जा रही ना, ये डिबेट दरअसल अपनी खींच निकालने के लिए है। हम तो कर रहे थे बड़े बड़े दावे, पता चला गुब्बारा फट गया और उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें हवा ही निकली। तो हवा निकल गई। अब पाकिस्तान में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त वहां पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस आने वाले हैं, साथ ही साथ ईरान के जो स्पीकर हैं कालिबाफ, वो आने वाले हैं, उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागाची वहां आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस बातचीत का कोई अलग हो गया, इसमें अलग थलग पड़ गया, कोई बड़ा नुकसान होने वाला है हमारा। आपको लग रहा है इस घटना से भारत कोई बहुत अलग थलग पड़ गया या उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा? मैं इस चीज को, ये भी बहुत बहुत फाइन नुआंस की बातें हैं। ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं आज? हमने तो ये नहीं कहा कि फ्रांस अकेला पड़ गया, हमने तो ये भी नहीं कहा ब्रिटेन अकेला पड़ गया। हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति को पूरी तरीके से पाकिस्तान से हाइफनेट कर दिया। हम हर चीज में पाकिस्तान से अपनी तुलना करते हैं। हमने ये बताने की कोशिश की कि हम दुनिया में इस वक्त विश्वगुरु बन गए हैं और हमारे नेता जो हैं वो दरअसल यूक्रेन वॉर रुकवा देते हैं भारतीयों को लाने के लिए। उस नैरेटिव के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करके अपनी इमेज को बढ़ाने का जब आप काम करते हैं, तो जब सच्चाई आती है तो वो इमेज धराशायी हो जाती है। अन्यथा इस घटना में भारत की भूमिका नहीं है, इससे भारत के ग्लोबल स्टेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप उस पाकिस्तान को, जिसको आप आतंकवादी देश साबित करने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने अपने डेलीगेशन भेज के साबित करने की कोशिश की, और उन लोग वहां से अगर संदेश जाएगा कोई आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान को एक तरीके से शांति के दूत के तौर पर देख रहे हैं और उनसे इतने बड़े संकट का निपटारा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमको और आपको सोचना चाहिए था कि हमारी विदेश नीति जो पाकिस्तान से पूरी तरीके सेंट्रिक है, वो सही है या गलत है। हमारी बात दुनिया, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी बात दुनिया के बड़े देश क्यों मानने को तैयार नहीं है, इसमें सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं फेलियर लाइज विद इन अस, कि जो लोग आज भारतीय विदेश नीति के कर्ता धर्ता हैं, या तो उनको विदेश नीति की समझ नहीं है या फिर वो एक तरीके के पपेट है। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत की आवाज, जब कोरियन वॉर हुआ तो दुनिया की बड़ी ताकतों ने नेहरू से कहा कि आप बीच में इंटरमीड की मध्यस्थता करिए। भारत ने की मध्यस्थता, क्योंकि तब भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साख थी कि ये अगर मध्यस्थता करेंगे तो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। ये बिल्कुल पंच परमेश्वर की भूमिका में। आज वो भूमिका नहीं है, क्योंकि आपने अपनी भूमिका इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल रखी है। और जो विदेश नीति नेतन्याहू और ट्रंप के बास्केट में हो, उस पर दुनिया कैसे यकीन करेगी। आज ट्रंप अमेरिका में सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं अलोकप्रिय राष्ट्रपति हैं। मैंने अपने चैनल पे सत्य हिंदी पे मैंने प्रोफेसर जेफरी सैक्स से बात की, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण दे रखा है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उनका शब्द था ट्रंप को लेके, ही इज अ मैलिग्नेंट साइकोपैथ, ही इज डीरेंज्ड, ही इज स्टूपिड, वो अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, ये वो कह रहे थे। और जब मैंने भारत के संदर्भ बात की, मैंने कहा कि अमेरिका ऐसे लोगों को क्यों चुन रहा है। आपको मालूम उन्होंने क्या बोला? और उसको सुन के मेरा सीना चौड़ा हो गया।
उन्होंने कहा आपको लगता है कि अमेरिका बड़ी वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, उसकी उसकी भारत से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भारत 4000 साल पुराना मुल्क है और अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना मुल्क है। भारत के सामने अमेरिका एक टॉडलर है, एक बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है। ये उन्होंने कहा, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है भारत के बारे में, और हमको ये समझ नहीं है। हम इजराइल, नेतन्याहू और ट्रंप जैसे वॉर क्रिमिनल्स के साथ खड़े होने अपने को गौरव महसूस करते हैं। ये काम नेहरू जी ने कभी नहीं किया। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको समझने की जरूरत है। भारत कभी किसी देश के औ में नहीं था। आज हम इजराइल के, नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल के औ में हम है, मैं वो और ट्रंप के औ में हम लोग हैं। ये गलत बात है। और इस संदर्भ मैंने कहा कि इससे भारत का स्टेचर कम नहीं हो रहा। जी, आखिरी सवाल मैं समझना, वैसे तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी मान्यता में यह है कि जेएनयू जो भारत का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से, वो विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग वहां से निकल कर आए। आप भी हैं उसमें, और लोग भी हैं, हमारे प्रतिनिधि साहब भी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल, और दुनिया भर के लोग भी हैं जो विदेश नीति पर काम करते हैं। और वहीं से आए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और उनके पास तो जेएनयू के बाद 40 साल का विदेश नीति का भी अनुभव है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि भाई उनका फेलियर है। खैर, ये अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज जहां हम खड़े हैं, आप कहाँ जाने की सलाह देते हैं या किस रास्ते पर देखें? मैं अपना उदाहरण दे दूं आपको एक, है ना। मैं अंतरराष्ट्रीय, मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी था, SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। मैंने MA किया, मैंने फिल किया, फिर मैं PhD के लिए रजिस्टर्ड था, ठीक है। और जर्नलिज्म में पूरे दौरान मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स ही कवर की, और पॉलिटिक्स ही हमने जो है वो देखा, पढ़ा, और लोग कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। जब राजनीति में गया तो जीरो, बुरी तरीके से असफल हो गया, बाहर निकलना पड़ा, भागना पड़ा मुझे वहां से। नहीं, लेकिन उन्होंने तो 40 साल विदेश नीति पर काम किया ना, मतलब वो भारत सरकार को तो मैंने भी 40 साल पॉलिटिक्स पे काम किया है। मेरा काम ही था लोगों को बताना कि यार ये तुम गलत करो, तुम ये गलत करो, तुम ये आंकड़े लगा, वो करो। देखिए, जो फर्क क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बिल्कुल अलग होती है। आप इस बात को समझिए। ये जब मैं राजनीति में गया तो मुझे ये बात समझ में आई कि पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अलग होती है। थ्योरिटिशियन होना, एनालिस्ट होना, विवेचना करने वाला आदमी होना, ये अलग तरीके की विधा। पत्रकार होना, पत्रकार होने का मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में कामयाब हो जाएंगे, राजनीति में काम होने का मतलब नहीं कि आप अच्छे पत्रकार हो जाए। तो जयशंकर जी बहुत अच्छे विदेश सचिव थे, मैं उनकी तारीफ करता था। बहुत अच्छे विदेश सचिव का काम क्या है कि विदेश मंत्री के सामने जाके 3 विकल्प दे देना कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उस घटनाक्रम को पूरी तरीके से एनालाइज करना। लेकिन विदेश मंत्री का काम है कि 3 में से एक पर उंगली रखना और कहना ये चलो, ये करो। वो जो एक पे उंगली रखने का काम होता है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट होती है, वो आप अक्वायर नहीं कर सकते। तो जयशंकर जी की सबसे बड़ी असफलता, इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं, उनकी सबसे बड़ी असफलता ये है कि वो सेक्रेटरी के बाद से वो सीधे आपको पॉलिटिशियन मानने लगे इतनी आसानी से। किस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं? हमारे ख्याल से भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वही अच्छी नीति है। भारत को पूरी कोशिश करके चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, और भारत को अमेरिका के साथ अपने लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप रखना चाहिए, और वो ट्रंप एतर, मतलब पोस्ट ट्रंप जो अमेरिका है उसके बारे में सोच के अपनी बात को करना चाहिए। हमारी जरूरत इजराइल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इजराइल गलत रास्ते पर चल रहा है, और इजराइल का बहुत नुकसान इस युद्ध के दौरान हुआ है। इजराइल गलत रास्ते पे जा रहा। भारत गलत रास्ते पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां से हमारे लिए सुपर पावर होने का रास्ता खुलता है, और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम अपनी तुलना इजराइल और पाकिस्तान से करेंगे। हमें अपनी तुलना अमेरिका और चीन से करनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि इन दोनों देशों के समानांतर हम कैसे टेक्नोलॉजिकल पैरिटी ला सकते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज को कैसे ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे मजबूती कर सकते हैं, हम अपने नागरिकों की ताकत को एकजुट करके कैसे उसको एक समूह में पिरो सकते हैं। आज पूरी कोशिश ये कि भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, जब राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी।
हमारे यहाँ एक दूसरे नेताओं को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये अंततः इस देश को रसातल की तरफ लेके जाएगा। जब अंदर एकजुटता नहीं होती है, जब परिवार में एकजुटता नहीं होती है, तो पड़ोसी उसका फायदा उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं पाकिस्तान का कभी भी बहुत बड़ा समर्थक नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत रीग्रुप किया है। उसने रशिया के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, उसने चाइना के साथ अच्छे कर लिए हैं, उसने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छा कर लिए, उसने ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए हैं, उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके एक इस्लामिक नेटो बना दिया। हम कहाँ हैं? हम तो नेपाल से भी कम्पीट कर रहे हैं, श्रीलंका से भी कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कम्पीट। आप ये बताइए कि हमारी विदेश नीति का हाल क्या है कि जो जिस तरीके ट्रांजिशन की जिस स्थिति में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ अत्याचार हुआ, उस पर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने खड़े होकर आवाज बुलंद की, और हमने कलकत्ता नाइट राइडर्स का एक प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, उसको बाहर कर दिया। अब आप सोचिए वो देश कैसे महसूस करेगा? क्या ये जो टोकनिज्म है ना विदेश नीति का, विदेश नीति टोकनिज्म से नहीं चलती, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलती। इसलिए मैंने कहा कि चीन के अंदर तो देखिए सत्ता का बदलाव तो इतनी आसानी से नहीं होता है। वहां जो एक बन जाता है वो बन जाता है। तो शी जिनपिंग जाने वाले नहीं है, उनसे हमें अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, और हमें पोस्ट ट्रंप जो अमेरिका है उससे अपने रिश्तों को और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कितनी टेक्नोलॉजी उनसे अपने यहाँ ला सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज को कितना समृद्ध कर सकते हैं, और अपने यहाँ टैलेंट पूल कितना बड़ा कर सकते हैं। मैं ये मानने भाई जो हिंदुस्तानी गूगल को चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को चला रहे हैं, वो हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं बना सकते एआई की दुनिया में। लेकिन हमें वो स्पेस बनाना पड़ेगा। आज की यूनिवर्सिटीज में आप बात कर लीजिए कैसे कैसे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, घटिया अपॉइंटमेंट, 3rd रेटर्स नहीं 4th रेटर्स का अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ना जिनका कोई पब्लिकेशन है, ना जिनको अपने सब्जेक्ट की समझ है। बट आज की चर्चा ये होती है कि पर्ची और खर्ची पे चल रहा सारा मामला। पर्ची कहीं से आ जाते हो, खर्ची दे दी जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पर बड़ा बात करेंगे। आज तो हम विदेश नीति पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पर पूरे एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया, एक गहरी तरीके से उसकी समझ दी है। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है उनको भी समझ में आएगा कि क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और विजय त्रिवेदी जी को त्रस्त करिए। थैंक यू सर, थैंक यू।